हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काल श्रेणी विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इसमें हम यह जानेंगे कि काल श्रेणी का अर्थ क्या है, काल श्रेणी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, काल श्रेणी के मॉडल कौन कौन से हैं और साथ ही हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि काल श्रेणी के कौन कौन से महत्व हैं। सबसे पहले हम काल श्रेणी का अर्थ समझते हैं। जब हम विभिन्न चरों या परिवर्तनों का अध्ययन समय के आधार पर करते हैं तो उसे हम काल श्रेणी कहते हैं। यहाँ समय की जो इकाई है वह एक वर्ष हो सकती है, एक माह हो सकती है, एक सप्ताह हो सकती है या एक दिन हो सकता है। हम काल श्रेणी को एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, एक कॉलम में ईयर दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में बीट प्रोडक्शन दिया हुआ है। 5 साल 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, ये 5 सालों का हमको बीट का प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो जो हम बीट प्रोडक्शन का जो अध्ययन कर रहे हैं वह ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम काल श्रेणी कहेंगे। अब हम काल श्रेणी के संघटक की बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज की बात करेंगे। कालांतर में काल श्रेणी के जो चर मूल्य होते हैं उसमें अनेकों परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को ही हम काल श्रेणी के कंपोनेंट्स कहते हैं। इन परिवर्तनों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड वो होते हैं जो कि काफ़ी दीर्घ काल में घटित होते हैं। काफ़ी दीर्घ काल में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम सेक्युलर ट्रेंड की श्रेणी में रखते हैं। सेक्युलर ट्रेंड जो होती है वो भी 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड वो होते हैं जब जो काल श्रेणी के मूल्य हैं उनमें जो परिवर्तन होती है, परिवर्तन का मतलब घटने या बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वह एक समान होती है, तो उसको हम लीनियर ट्रेंड कहते हैं। इसको हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू ट्रेंड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, a इज द इंटरसेप्ट ऑफ y एंड b इज द स्लोप ऑफ द लाइन। नंबर 2, नॉन लीनियर ट्रेंड। जब काल श्रेणी के मूल्यों की घटने या बढ़ने की दर अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं होता कि इसके मूल्य कब बढ़ेंगे, कब घटेंगे, कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, यह निश्चित नहीं होता है, तो उसको हम नॉन लीनियर ट्रेंड कहते हैं। इसको हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर से ज्ञात। नंबर 2, अल्पकालीन उच्च वचन, शॉर्ट टाइम फ्लैक्चुएशन, यानी ऐसे परिवर्तन जो कि काफ़ी कम समय में घटित होते हैं उसे हम शॉर्ट टाइम फ्लैक्चुएशन कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन वो होते हैं जो कि मौसम में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तित होते हैं। जैसे ठंड के दिनों में गर्म कपड़ों की मांग, गर्मी के दिनों में शीतल पेय पदार्थों की मांग, ये सीजनल वेरिएशन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, चक्रीय उच्च वचन, क्लासिकल फ्लैक्चुएशन। क्लासिकल फ्लैक्चुएशन जो होते हैं वो खासतौर से व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होते हैं। व्यापार चक्र में तेजी और मंदी की स्थिति होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती है, उनके कारण काल श्रेणी के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसे हम साइक्लिकल फ्लैक्चुएशन कहते हैं। नंबर 3, अनियमित या देव उच्च वचन, रेगुलर और रैंडम फ्लैक्चुएशन। इरेगुलर और रैंडम फ्लैक्चुएशन वो होते हैं जिनकी अवधि निश्चित नहीं होती है कि यह परिवर्तन कब घटित होंगे। इनकी कोई अवधि नहीं होती है, ये अचानक कभी भी घटित हो सकते हैं। वह देव उच्च वचन की श्रेणी के अंतर्गत ये परिवर्तन आते हैं। जैसे युद्ध, अकाल, बाढ़, भूकंप, ये
पूर्णतः देव उच्चवचन कहलाते हैं। कुछ अपूर्ण देव उच्चवचन भी होते हैं, जैसे हड़ताल, राजनीतिक हलचल, युद्ध, ये एपिसोडिक मूवमेंट कहलाते हैं। ये कुछ निर्धारित होते हैं, यानी पूर्णतः रैंडम नहीं होते हैं। अब हम काल श्रेणी के मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। काल श्रेणी के जो संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको विश्लेषित करने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए काल श्रेणी में दो मॉडल हैं। नंबर एक, एडिशनल मॉडल। इस मॉडल के तहत काल श्रेणी के किसी भी वर्ष के मूल्य उसके जो चारों कंपोनेंट्स होते हैं उनके योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि y इक्वल टू टी प्लस एक्स एस प्लस सी प्लस आई। वाई इक्वल टू वेरिएबल ऑफ ओरिजिनल टाइम सीरीज, t इक्वल टू ट्रेंड वैल्यू, s इक्वल टू सीजनल वेरिएशन, c इक्वल टू साइक्लिकल वेरिएशन, i इक्वल टू इरेगुलर वेरिएशन। ये चारों कंपोनेंट का जब हम टोटल कर देते हैं तो हमें उस जो कंपोनेंट है उसका वेरिएशन हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट मॉडल है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, गुणात्मक मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत काल श्रेणी के किसी भी वर्ष का मूल्य उसके चारों जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि फॉर्मूला y इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। अब मान लीजिए यदि हमें ये जो चार कंपोनेंट्स है, इन चारों कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन करना है, तो हम उस एक कंपोनेंट्स को अलग रखकर और जो तीन कंपोनेंट्स शेष हैं उससे हम बाय को हम उससे डिवाइड कर देंगे। उन तीन कंपोनेंट से हम बाय को डिवाइड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वह उस विशेष कंपोनेंट्स की वैल्यू हो। अब हम काल श्रेणी के महत्व के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर एक, सबसे पहला महत्व ये है कि काल श्रेणी से हम भूतकाल में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। उससे हम महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भूतकाल में परिवर्तन हुए हैं वह किन कारणों से हुए हैं। नंबर दूसरा महत्व ये है कि भविष्य के बारे में हम काल श्रेणी के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य की जो बिक्री है कि कितनी बिक्री होगी, उस बिक्री के आधार पर हम एक उत्पादनकर्ता यह अनुमान लगा सकता है कि उत्पादन की नीति क्या होगी। इससे वह संभावित जो हानियां हैं उससे वह बच सकता है या जो संभावित लाभ है उसको वह प्राप्त कर सकता है। नंबर तीसरा महत्व ये है कि जो वास्तविक आंकड़े हैं उनकी हम तुलना कर सकते हैं। काल श्रेणी के माध्यम से वास्तविक आंकड़े और अनुमानित आंकड़े, इन दोनों के बीच में हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। नंबर चौथा, काल श्रेणी के माध्यम से हम व्यापार चक्र का अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापार में कब कब कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, कब बूम की स्थिति होगी, कब रिसेशन होगा, कब डिप्रिसिएशन होगा, कब रिकवरी आएगी। इस सब बातों से व्यापारी जो होता है वह या एक उत्पादक जो होता है वह अपनी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है उसको वह कंट्रोल कर सकता है और हानियों से वह बच सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि काल श्रेणी से हम विभिन्न श्रेणियों की तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लो कि विभिन्न देशों के बीच की मृत्यु दर के बारे में जानकारी लेना हो, हमको जन्म दर के बारे में तुलना करनी हो, शिक्षा के स्तर के बारे में तुलना करनी हो, कृषि उपज के बारे में तुलना करनी हो, प्रति व्यक्ति आय के बारे में तुलना करना हो हमको, तो हम उसमें काल श्रेणी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट महत्व ये है कि काल श्रेणी का महत्व जो है वो है सार्वभौमिक है, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए काल श्रेणी का उपयोग नहीं है। केवल व्यवसायी या अर्थशास्त्री के लिए ये काल श्रेणी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सरकार, कृषक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ताएं या फिर वैज्ञानिक, इन सब के लिए काल श्रेणी
का बड़ा महत्व है। इस तरह से विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि काल श्रेणी क्या है, काल श्रेणी के कंपोनेंट्स कौन से हैं, काल श्रेणी के मॉडल क्या हैं और काल श्रेणी के इम्पोर्टेंस क्या हैं। आप इनका अध्ययन करें और आपको इस टॉपिक में जो भी बात समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।